नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ITI गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर इलेक्ट्रीशियन से संबंधित प्रैक्टिकल डेमो, थ्योरी लेसन एवं पिछले वर्षों में पूछे गए NCVT एग्ज़ाम के पेपर के हल के वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता। आप अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन होकर यहाँ पर जो लाल बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे होगा ये कि जब भी हमारे चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन या सूचना मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, हमारा आज का विषय है ट्रांसफार्मर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है और ट्रांसफार्मर कैसे अपना कार्य करता है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति या डिवाइस है जो बिना फ्रीक्वेंसी बदले विद्युतीय शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है। यह एक स्थैतिक युक्ति है, अर्थात इसमें कोई भी भाग घूमने वाला भाग नहीं होता, इसके सभी भाग स्थिर होते हैं। इसीलिए हम ट्रांसफार्मर को एक स्टैटिक डिवाइस कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जैसा यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है काफ़ी स्थानों में किया जाता है। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल फील्ड में बहुत ही उपयोगी डिवाइस या मशीन है। अगर हम ये कहें कि अगर ट्रांसफार्मर नहीं होता तो पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसमिट करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता और बहुत ही महंगा होता। दोस्तों, जैसा यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये आपके कंप्यूटर का पावर सप्लाई है। ये स्विच मोड पावर सप्लाई है। इसमें अगर ये ध्यान दें तो ये एक ट्रांसफार्मर है, ये भी एक छोटा ट्रांसफार्मर है। और यहाँ पर ये जैसे आपके फ़ोन के जो मोबाइल के चार्जर होते हैं या आपके लैपटॉप के जो चार्जर होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आपके ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। जनरली होता ये है कि हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो 230 वोल्ट AC होती है, लेकिन हमारा फ़ोन जो चार्ज होता है उसे हमें 3.7 वोल्ट का DC सप्लाई चाहिए। तो हम ट्रांसफार्मर से उस 230 वोल्ट की सप्लाई को 3.7 वोल्ट की AC सप्लाई में बदल लेते हैं और उसके बाद में उस स्टेप डाउन जो AC वोल्टेज है उसको रेक्टिफायर से, यानी कि चाहे वो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर हो सकता है या फुल वेव रेक्टिफायर हो सकता है या फिर ये ऐसा ब्रिज रेक्टिफायर हो सकता है, इससे उसे DC में बदल के हमारे फ़ोन या लैपटॉप या बैटरी को चार्ज किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी आपने देखा कि यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, आप अपने घरों के आसपास देखा होगा, ये एक पोल माउंट ट्रांसफार्मर है। ये इस टाइप के पोल भी आपने देखे होंगे। ये जनरली 11 kV की लाइन के लिए यूज़ की जाते हैं। 11 kV पर जो पावर ट्रांसमिट किया जाता है उसके लिए इस टाइप के पोल यूज़ किए जाते हैं। और ये इस टाइप के ट्रांसफार्मर आपने अपने घरों के आसपास देखे होंगे। और ये जो ट्रांसफार्मर है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो कि 11 kV यानी 11 किलो वोल्ट
की सप्लाई को स्टेप डाउन करके के 440 से 400 वोल्ट में कन्वर्ट करता है और उसके बाद वही सप्लाई आपको घरों में यूज़ करने के लिए दी जाती है। दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये आपकी हाई टेंशन लाइन जो है, इससे पावर का ट्रांसमिशन दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, हम यहाँ पर हमारा जो विषय है वो ट्रांसफार्मर है। तो मैं आपको इस ट्रांसमिशन लाइन के जरिए ये समझाना चाह रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर का इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे पावर जनरेटिंग स्टेशन में जब पावर जनरेट किया जाता है तो उस इलेक्ट्रिकल पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने के लिए उस के वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है। दोस्तों उसको स्टेप अप इसीलिए किया जाता है ताकि उसे हाई वोल्टेज पर स्टेप अप करने से उस पावर इलेक्ट्रिकल पावर का करंट कम हो जाता है। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि कम एम्पियर के करंट को कैरी करने के लिए यानी वाहन करने के लिए पतले कंडक्टर की आवश्यकता होती है और ज़्यादा एम्पियर के करंट को कैरी करने के लिए मोटे कंडक्टर की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर का इम्पोर्टेंस क्या है। तो पावर जनरेटिंग स्टेशन में इलेक्ट्रिकल पावर को स्टेप अप करके ट्रांसमिट किया जाता है। तो इससे एक फ़ायदा ये है कि हमें ये जो आपको पोल के ऊपर ये जो केबलें दिख रही हैं, ये वाली, ये जो है इन्हें कम मोटाई का लेना होगा, क्योंकि स्टेप अप को ट्रांसफार्मर से वोल्टेज का स्टेप अप कर लिया जाता है तो करंट जो है वो स्टेप डाउन होकर के कम हो जाता है। तो कम एम्पियर के करंट को कैरी करने के लिए पतले कंडक्टर की आवश्यकता होती है। और दूसरी चीज ये है कि कम जो विद्युत धारा की जो शक्ति है या इलेक्ट्रिकल पावर है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसमिट करने के लिए लॉसेस कम होते हैं, हानियां कम होती हैं। तो आपने जाना कि ये बहुत ही अच्छा इसका इम्पोर्टेंस है। दोस्तों अगर ट्रांसफार्मर नहीं होता तो हमें जिस दर पर बिजली आज प्राप्त हो रही है इससे कई गुना महंगे दामों पर बिजली हमें प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के भाग। दोस्तों मुख्य रूप से ट्रांसफार्मर के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा होता है आयरन कोर और तीसरा होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो दोस्तों पहले यहाँ पर ये जो लाल रंग की कॉइल आपको दिख रही है इसे हम कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। ये जो नीले रंग की कॉइल दिख रही है इसे हम कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। और ये जो आपको बॉडी जो दिख रही है ये होता है ट्रांसफार्मर कोर यानी कि आयरन कोर। सबका अपना अपना काम है। तो चलिए दोस्तों आगे की स्लाइड में देखते हैं कि किस पार्ट्स का क्या काम है, किस पार्ट्स का क्या रोल है। आगे सबसे पहले हम देखें आयरन कोर। आयरन कोर जो होती है मुख्य रूप से सिलिकॉन स्टील की पतली पत्तियों से बनाई जाती है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं आप ये कि ये सिंगल पीस में है। ये आपका ई टाइप का कोर है और ये आपके आई टाइप का कोर है। तो ये जो है ये ट्रांसफार्मर इसमें इसके कोर को बनाने के लिए ई टाइप और आई टाइप की कोर का या स्टैंपिंग का प्रयोग किया गया है।
अब यहाँ पर ध्यान दें हम कि ये जो सिंगल पीस में क्यों होता है और ये पूरा एक सॉलिड पीस में क्यों नहीं होता। दोस्तों, इसके आगे वीडियोस में जब हम ट्रांसफार्मर को आगे और अच्छे से समझेंगे तो हम ट्रांसफार्मर लॉसेस के बारे में जब हमारी चर्चा होगी उस समय मैं आपको उसका आंसर दूंगा कि ये पतली पत्तियों के रूप में क्यों होता है। अभी हम सिर्फ ट्रांसफार्मर की जानकारी ले रहे हैं कि इसका कार्य क्या है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है और ये कैसे कार्य करता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आयरन कोर का कार्य क्या है। दोस्तों, आयरन कोर का कार्य प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग पूर्ण रखना है। जैसा कि पीछे की स्लाइड में हमने देखा कि अगर हमने इसमें यानी कि प्राथमिक कुंडली को सप्लाई सोर्स से अगर जोड़ा है तो ये अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर लेगी और ये जो है चुंबकीय बल रेखाएं इस आयरन कोर से चल के ऐसे अपना मार्ग पूर्ण कर लेंगी। ये आयरन कोर का काम है कि प्राथमिक कुंडली द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग पूर्ण रखना, एक काम ये है। और दूसरा इसका जो कार्य है वो है प्राथमिक कुंडली यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र की ज़्यादा से ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाओं को सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरने देना। जैसा कि यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो चुंबकीय फ्लक्स जो चल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये जो सेकेंडरी आपकी कॉइल है, सेकेंडरी वाइंडिंग के जो चालक हैं, तो इस चुंबकीय फ्लक्स को इन चालकों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा कटने देना, ये इस आयरन कोर का मुख्य कार्य होता है। अभी हम अब देखते हैं कि प्राथमिक कुंडली हम किसे कहते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर की जिस वाइंडिंग को हम एसी सप्लाई के साथ में जोड़ते हैं उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, ये इस कॉइल को हमने एसी सप्लाई सोर्स के साथ में जोड़ा है, तो ये जो कॉइल है इसे हम कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग। दोस्तों, इस टाइप से हम देखते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग हम किसको कहते हैं। ट्रांसफार्मर में जिस वाइंडिंग को हम लोड के साथ में जोड़ते हैं, दोस्तों लोड के लिए रेजिस्टेंस का सिंबल यूज किया जाता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एक लोड है, तो ये जो हमारी सेकेंडरी कॉइल है ये लोड के साथ में जुड़ी हुई है, यानी जो वाइंडिंग लोड के साथ में जुड़ी होती है उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। ट्रांसफार्मर की जिस वाइंडिंग को हम लोड के साथ में जोड़ते हैं उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं कि देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। ट्रांसफार्मर का कार्य कम वोल्टेज और उच्च धारा के एसी पावर को उच्च वोल्टेज और निम्न धारा के एसी पावर में बदलना है। ठीक इसके विपरीत उच्च वोल्टेज और निम्न धारा के एसी पावर को निम्न वोल्टेज और उच्च धारा के एसी पावर में बदलना है। दोस्तों, यहाँ पर हमने मान लिया कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर की कल्पना करते हैं जिसमें लॉसेस कुछ नहीं हो रहा है, यानी जितना हम इनपुट पावर दे रहे हैं ये 200 वाट का, उतना ही हमें आउटपुट पावर प्राप्त हो रहा है, ये 200 वाट। तो यहाँ पर इस
स्टेटमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ लिखा है कम वोल्टेज और उच्च धारा के एसी पावर को उच्च वोल्टेज और निम्न धारा के एसी पावर में चेंज करना इसका काम है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनपुट पावर हमारा 200 वाट है और यहाँ पर ये इनपुट में ये 200 वोल्ट इंटू 2 एम्पियर, यानी इनपुट साइड से हमने दिया है 100 वोल्ट की सप्लाई है और इसकी विद्युत धारा 2 एम्पियर है। तो ये इसने इसको ट्रांसफार्मर ने इसको 100 वोल्ट को 200 वोल्ट में और ये 2 एम्पियर के करंट को 1 एम्पियर के करंट में बदल दिया है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम उच्चाई ट्रांसफार्मर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। तो जैसा कि यहाँ ये सिंबल है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का सिंबल है। ऐसी स्थिति में इसके प्राथमिक कुंडली में चालकों के फेरों की संख्या कम होगी और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होगी। जैसा कि यहाँ पे इसके सिंबल में देख रहे हैं, ये प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या कम है और इस सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज़्यादा है। तो इसे हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक इसके विपरीत, अगर ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज और निम्न धारा के एसी पावर को निम्न वोल्टेज और उच्च धारा के एसी पावर में बदलता है, तब हम इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में भी आपसे चर्चा की कि यहाँ पर हमारा इनपुट पावर 200 वाट है और आउटपुट पावर भी 200 वाट है। तो यहाँ पर इनपुट साइड से जो सप्लाई है वो 200 वोल्ट 1 एम्पियर की है। तो इसने उसे स्टेप डाउन किया, वोल्टेज को स्टेप डाउन किया और ये करंट को स्टेप अप किया, यानी वोल्टेज को तो कम किया तो ये करंट उसी अनुपात में बढ़ गया। दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखें कि जिस अनुपात में ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है उसी अनुपात में विद्युत धारा को कम करता है, और जिस अनुपात में ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है उसी अनुपात में ट्रांसफार्मर विद्युत धारा को बढ़ाता है। तो यहाँ पर ऐसे ट्रांसफार्मर को जो कि ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलता है, ऐसे ट्रांसफार्मर को हम अपचाई ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कि ट्रांसफार्मर, ये जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस हम किसको कहते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि 2 कॉइल पास में रखी हुई है और एक कॉइल में हमने एसी सप्लाई दी हुई है। तो जिस कॉइल में हमने एसी सप्लाई दी है वो कॉइल के जो चालक होंगे वो अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर लेंगे, जिसके कारण उसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। यानी जिस कॉइल में हमने एसी सप्लाई दी है उस कॉइल के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा और उसी चुंबकीय क्षेत्र में दूसरी कॉइल अगर रखी हो तो दूसरी कॉइल के जो चालक होंगे वो पहली कॉइल के द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र में चलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को काटेंगे। तो दूसरी कॉइल के जो चालक हैं वो चुंबकीय बल रेखाओं को काटने के कारण दूसरी कॉइल में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। तो इस घटना को हम
म्यूचुअल इंडक्टेंस या अन्योन प्रेरण कहते हैं, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस का अस्तित्व केवल एसी सप्लाई में ही होता है, डीसी सप्लाई में नहीं। इसीलिए ट्रांसफार्मर केवल और केवल एसी सप्लाई पर ही काम करता है, डीसी सप्लाई पर काम नहीं करता। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि ये आपकी लाल रंग से जो दिखाई गई है ये प्राइमरी वाइंडिंग है और इसे हम एसी सप्लाई सोर्स से जोड़े हुए हैं। तो जैसे ही हमने इसको एसी सप्लाई दिया, ये अपना खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर लेगी, जिसके कारण इस आयरन कोर में ये चुंबकीय फ्लक्स चलना चालू हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स यानी कि इस आयरन कोर में चुंबकीय बल रेखाओं का चलना चालू हो जाएगा। तो इन चुंबकीय बल रेखाओं को ये चुंबकीय बल रेखाओं को ये सेकेंडरी वाइंडिंग के जो कंडक्टर हैं या द्वितीय कुंडली के जो चालक हैं, इन चुंबकीय बल रेखाओं को काटेंगे, जिसके कारण इन चालकों में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। किसके कारण? जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने समझा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण, अन्योन प्रेरण के कारण। और यही प्रेरित हुआ विद्युत वाहक बल हमको यहाँ से और यहाँ से, यानी कि ये VS यानी वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी, यहाँ से प्राप्त होगा। और इसको हम अगर किसी लोड के साथ में जोड़ेंगे तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग का सर्किट पूरा हो जाएगा और सेकेंडरी करंट चलना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर इस प्रकार अपना कार्य करता है। तो आशा है आपको मेरे द्वारा ट्रांसफार्मर पर दी गई जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, तो प्लीज़ मुझे लिख के फीडबैक दीजिए, ताकि मैं आगे भी और ऐसे वीडियो आपको दे सकूं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख के भेज रहे हैं इस वीडियो पर, मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।